हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बिहार बोर्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर एक बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अब ये नहीं कि √3 ही पूछ सकता है, √3 के जगह पे आपको √5 भी पूछा सकता है, √2 भी पूछा सकता है, √7 भी पूछ सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये प्रूव होगा ना, ठीक उसी तरीके से जितने भी है, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, सभी प्रूव होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये बात कि सर इम्पोर्टेंट है तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ √3 को अपरिमेय दिखाना है, तो हम कहते हैं कि हम लोग किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या दिखा ही नहीं सकते। अब मान में आपको क्वेश्चन आएगा कि सर आप बोल रहे थे कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी आप बोल रहे हैं कि हम लोग किसी भी संख्या को अपरिमेय दिखा ही नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे प्रूव होगा। में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, अब अगर होता है ना कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेते हैं, करते हैं ना, ठीक उसी प्रोसेस को यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग को √3 को अपरिमेय दिखाना है ना, तो √3 को उसके जस्ट उल्टा मान लेंगे। अगर अपरिमेय नहीं दिखा सकते तो हम लोग परिमेय का कंडीशन तो उसको अप्लाई कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते। परिमेय का कंडीशन तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अगर परिमेय का कंडीशन ये फुलफिल कर जाता है तब तो परिमेय, अगर उनमें से एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो क्या जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। बस ये कंडीशन को हम लोग अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसी को प्रूव करना है तो सबसे पहले प्रूफ लिख लीजिए, या फिर हल लिखने का जो भी इच्छा हो लिख लेना है। ठीक है, अब हम लोग को क्या मानना है, √3 को अपरिमेय दिखाना है तो मानेंगे उसके जस्ट उल्टा क्या मानेंगे, लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। अब अगर हम लोग √3 को परिमेय संख्या माने हैं तो क्या आपको पता है कि परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होता है। तो आप लोग कहिएगा जी हाँ सर, क्या बताइए। तो जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे ही ना कहते हैं परिमेय संख्या। हाँ जी सर, तो √3 को इक्वल में P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या का कंडीशन कहता है कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय है, जिसको नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय कहेंगे। लेकिन हम लोग मानने हैं तो इसको इक्वल में करेंगे, समझे। चलिए, अब सर यहाँ P/Q परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ PQ क्या है तो लिखेंगे जहां P और ये एंड का सिंबल है, एंड मतलब और होता है, और Q एक, P और Q एक सआभाज्य संख्या है। ठीक है, सआभाज्य संख्या। अभी जो जो टर्म लिखेंगे ना, हो सकता है बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जहां P और Q सआभाज्य संख्या है। ठीक है, सआभाज्य संख्या है। ठीक है, तथा Q = नॉट जीरो, तथा Q = नॉट जीरो। ठीक है, नॉट जीरो, Q 0 नहीं होगा। अब निश्चित है कि आपको जो हम लिखे हैं सआभाज्य संख्या और Q = नॉट जीरो, ये तुम तो कंडीशन समझ में नहीं आएगा कि सर ये आप क्या लिखती हैं। पहले तो √3 को परिमेय माने, चलो भाई ये हम लोग स्वीकार कर लिए, तो P के इक्वल में P/Q किए, ये भी स्वीकार है। लेकिन जब सर P और Q को एक सआभाज्य संख्या मान लिए तो सर सआभाज्य संख्या क्या है, या यहाँ जो दूसरा कंडीशन लेके हैं Q = नॉट जीरो, इसका मतलब क्या है बताइए ना। तो चलिए सीखते हैं। सआभाज्य संख्या क्या है। देखो, सआभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं जिसका कि मौसो मतलब SCF एक हो, जिसका कि SCF एक हो उसे ही सआभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सर अगर हम कहें कि 3 और 4 है, बताइए इसका SCF मतलब दोनों में किस संख्या से भाग लगेगा। तो आप लोग कहिएगा सर इसमें 3 से भाग लगेगा, 3 में 3 से भाग लगेगा। तो हम तुरंत पूछेंगे क्या 4 में लगेगा। ओ नहीं सर, 4 लीजिए सर, 4 तो 4 लेंगे तो क्या 3 में भाग लगेगा, नहीं सर। तब कौन लेंगे सर, क्या लें 12 ले लेते क्या सर। अरे बहुत लोग 12 में 3 और 4 दोनों से भाग लगेगा, लेकिन 12 से क्या इसमें भाग लगेगा, नहीं। तब किसे लगेगा, 1 से। क्या 1 के अलावा कोई संख्या है जो कि इन दोनों को भाग कर सकता है, नहीं ना। तो सआभाज्य का मतलब यही होता है कि जिसका कि SCF मतलब जिसमें कि सिर्फ एक ही से भाग लगे, एक के अलावा किसी भी संख्या से भाग ना लगे,
उसे ही कहते हैं सहावत संख्या। समझे? आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा कंडीशन है q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ये क्या लिखें? q जीरो क्यों नहीं होगा? तो देखिए, ठीक है, अगर हम लोग 3 लिखें, अब बेटा 0 लिखें, अब अगर 0 से हम लोग भाग देंगे 3 में, बताइए आप ही कितना बार में लगेगा? सर 3 बार में लगाइए ना, लगा लेते हैं। 3 गुना 0 करते हैं, कितना होता है? 0। सर नहीं हुआ ना, एक कम कीजिए तो 10 बार में देखिए तो 10 गुना 0 करेंगे, कितना होगा? 0। क्या भाग लग रहा है? नहीं सर। अरे 0 से हम लोग 3 में भाग कर सकते हैं? नहीं सर, हम लोग 0 से किसी भी संख्या में भाग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर गुना करेंगे ना तो 0 ही हो जाएगा। इसीलिए 0 से हम लोग किसी भी संख्या में भाग नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ q 0 नहीं होगा। या जो बट्टा में q है ना, q 0 नहीं होगा। 0 के अलावा कुछ होगा लेकिन 0 नहीं होगा। समझे? थोड़ी बहुत वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन प्रॉपर वे में समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो को खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये तो हम गारंटी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जीरो कंडीशन समझ में आया? चलिए ठीक है, अब अगर इसको p बटे q के रूप में लिखे हैं तो इसके नीचे नहीं कुछ तो एक कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करेंगे। ठीक है, लिखेंगे दोनों ओर या तरफ, जो भी लिखना हो, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग समझ रहे हैं? वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, वर्ग करने पर। ठीक है, अब अगर वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग करेंगे, कितना होगा? और p बटा q है, इधर वर्ग न कर दीजिए तो √3 का वर्ग 3 होगा। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 लिख दिया। बराबर इधर p का वर्ग, अब p बटा q है तो p कहेगा ना स्क्वायर मेरे नीचे में है, मतलब मेरे ऊपर में है। q कहेगा ना तो मेरे ऊपर में कैसे है? मेरे ऊपर में है। तो चलो ना भाई दोनों के ऊपर में कर देते हैं, काल मारपीट करवाएंगे, दोनों के ऊपर में कर दिए। ठीक है, तो यहाँ q स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब आप कोना कोनी गुना करना जानते हैं कि इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ कीजिए तो 3 गुना q स्क्वायर, तो q स्क्वायर बटा p स्क्वायर होगा ना। अब 3 किसमें गुना होगा तो भाग में, तो q स्क्वायर बराबर कितना होगा? p स्क्वायर अब बटा 3 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेना है। अच्छा 1 मान लिए, अब ध्यान से देखना है। अब यहां देखिए p स्क्वायर 3 से विभाजित है, p स्क्वायर 3 से विभाजित है। क्या p 3 से विभाजित होगा? देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर हम कहें कि 6 जो है ना, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 से विभाजित है। ये 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ये 6 से विभाजित है। ये 36 जो आया 6 का स्क्वायर, क्या ये 6 से विभाजित नहीं है? है ना? है ना? तो बस ये बात को लिख देंगे। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहां p स्क्वायर 3 से विभाजित है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे तो क्या p भी 3 से विभाजित होगी। ये बात को लिख देना है। ठीक है, ब्रैकेट में ये बात को लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब यहां हम लोग कर लिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन लिखने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी संख्या प्रूव कीजिएगा ना तो इसी जगह चेंजेस करना रहता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 माने है ना, थोड़ा बहुत जगह का किल्लत है। ठीक है, जगह का किल्लत है तो समझिएगा। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं क्या? ठीक है, हम ये लिख देते हैं, यहां से लिखते हैं समीकरण 1 में, p बराबर, या p बराबर p, समीकरण 1 में p बराबर, या ऐसे लिख दीजिए आप सभी। ठीक है, समीकरण 1 में p बराबर 3m रखने पर, या आप सीधा लिख सकते हैं कि p बराबर 3m रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में p बराबर 3m रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? तो सर q स्क्वायर अब बराबर क्या है? तो p स्क्वायर बटा कितना है? तो 3 है। q स्क्वायर का q स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर m का जगह p बराबर में रखेंगे 3m, तो यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर करेंगे। अब बटा कितना होगा? 3, तो q स्क्वायर लगेगा, अब 3 तक कितना होगा? 9, और m का स्क्वायर होगा। देखिए 3 से करेगा कितना? 3 बार में। ठीक है, तो q स्क्वायर कितना गया? तो 3m स्क्वायर लगेगा, होगा ना। अब यह 3 कितने किस में है? तो गुना में रहेगा तो भाग में, तो q स्क्वायर बटा कितना होगा? 3 अब बराबर m स्क्वायर होगा ना? जी हाँ सर। अच्छा यही चीज़ है ना यार, ये देखो q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 3 था। यहाँ देखो m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 3, तो इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब यही बात को यहाँ चिपका देना है, यही बात को कि यहाँ
क्यू स्क्वायर, यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? हाँ जी सर। अब इस जगह आप लोग लिख लीजिएगा, इस जगह आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इस जगह आप लोग लिख लीजिएगा, इसके नीचे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या ध्यान से देखना है? देखिए हम क्या बोले कि P और Q सहाभाज्य संख्या है, हाँ ना? हाँ जी सर। सहाभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो और एक के अलावा कोई भी नहीं हो, मीन्स जिसमें कि सिर्फ एक से भाग लगे, एक के अलावा किसी से भाग नहीं लगे, उसे ही कहते हैं सहाभाज्य संख्या। हाँ जी सर, ये तो अभी आप समझाए ऊपर में, लेकिन यहाँ देखिएगा ध्यान से, Q में यानी P में 3 से भाग लग रहा है और Q में भी 3 से भाग लग रहा है, जिसमें कि 3 से भाग लगे, एक के अलावा देखो दूसरा संख्या से भाग लग गया, क्या P और Q सहाभाज्य संख्या है? नहीं सर। जब P और Q सहाभाज्य संख्या नहीं है तो जब हम लोग P बटा Q को रूट 3 बराबर, हाँ क्या माने? परिमेय माने हैं, तो क्या रूट 3 परिमेय होगा? नहीं ना। अब जब रूट 3 परिमेय नहीं तो क्या है? तो अपरिमेय। क्या रूट 3 परिमेय संख्या कंडीशन को फुलफिल किया? नहीं, नहीं ना। बस इतना बात को लिख देंगे कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ P और यह एंड है और Q का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड, भाग लगा मतलब गुणनखंड ही है ना, तभी ना भाग लगेगा। गुणनखंड 3 भी है, 3 भी है, जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, ठीक है। ये समीकरण 1 और 2 लिख दिए कि समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, लिख दीजिएगा कि यहाँ P और Q का एक गुणनखंड 3 भी है, जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अतः इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः ठीक है, यहाँ अतः लिखे, अतः इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, होता है, ठीक है, लिख देंगे इसीलिए या इसलिए, ठीक है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद अच्छा से लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। ये हो गया आपका प्रूव। बताइए समझ में आया? चलिए एक बार और रिकैप कर देते हैं। क्या माने हम लोग रूट 3 को परिमेय मान लिए। अब परिमेय संख्या का कंडीशन क्या कहता है कि जिसे हम लोग P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दिए। और यहाँ P और Q के बारे में डिस्क्राइब कर दें कि P और Q क्या है? सहाभाज्य संख्या है। अब सहाभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं जिसका कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? एक होना, ठीक है। मतलब जिसका भी गुणनखंड एक ही हो उसे ही कहते हैं सहाभाज्य संख्या। मतलब जिस भी संख्या में, जिस दो संख्या में एक से भाग लगेगा वही सहाभाज्य संख्या होगा, ठीक है। और Q = नॉट 0 कर दिए, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ वर्क किए, वर्क करने के बाद ये आया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ लिखे, यहाँ P स्क्वायर 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। उसके बाद समीकरण 1 में P बराबर 3m रखें और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है कि अगर हम लोग यहाँ देखो 3 को रूट 3 को प्रूव कर रहे थे तो 3m रखें, अगर वही 5 को प्रूव करते तो 5m रखते, 6 को यानी रूट 7 को करते 7m रखते, 2 को करते 2m रखते हैं, ठीक है। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप दूसरी संख्या को प्रूव कीजिएगा तो इसी जगह चेंजेस करना रहता है, बाकी बात सेम चीज़ है, सब जगह सेम है, ठीक है। तो फिर रखें, यहाँ आ गया तो Q स्क्वायर बटा 3 आ गया बराबर m स्क्वायर। तो यहाँ फिर लिख देंगे, यहाँ नहीं लिखे हैं आप लोग लिख दीजिएगा कि जहाँ Q स्क्वायर 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे यहाँ P और Q का एक गुणनखंड 3 भी है, जो नहीं होना चाहिए था, ऐसा इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इसीलिए रूट 3 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। बताइए समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं ना? अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह आपको हर एक वन शॉट में एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक जरूर बताना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर इनवाइट करना है इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं।